आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। पेशे खिदमत है हमारा प्रोग्राम, आप सबका प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस हफ्ते में दो बातें बहुत बड़ी हुई हैं, उन पर हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। एक तो हमारे शहर पटियाला के शहर से ही वाबस्ता है, शहरी साहब के बारे में, यानी नवजोत सिद्धू साहब के बारे में। दोस्तों, कुछ कहने से पहले मुझे साहिर लुधियानवी साहब का एक मशहूर शेर याद आ गया, जो मैं सिद्धू साहब की नज़र करना चाहूँगा। अब तो पता नहीं वो सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उनके चाहने वाले ज़रूर सुन पाएंगे। और जब वो जेल से बाहर आएंगे, चाहे वो साल बाद आएँ, 8 महीने बाद आएँ, हो सकता है 8 दिन के बाद भी आ जाएँ, तब कोशिश हम करेंगे कि उन तक ये बात हम पहुँचा पाएँ। साहिर साहब ने कुछ यूँ कहा है, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। सुनिए सिद्धू साहब ध्यान से, आदमी को चाहिए कि वो वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त सबसे बड़ा सिकंदर है साहब। वक्त के आगे कोई राजा, कोई महाराजा, कोई सिकंदर, कोई कुछ नहीं होता। सिद्धू साहब, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, हमारे वाइफ के भांजा हैं, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। आपसे हमारी शुरुआत में जब आपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया था, अच्छी दोस्ती थी, आप बात बूत कर लेते थे, कुछ शेर वगैरह भी हमसे सुन लेते थे, नोट कर लेते थे और पढ़ते भी थे वो शेर। बाद में जैसे आपका कद बढ़ता गया तो आपकी एक आदत है, आप सबसे वो आप जितने आपके दोस्त होते हैं, करीबी होते हैं, उनसे आप दूर होते जाते हैं। ये आपकी फितरत है। एक तो अब चलो जो हुआ हो गया, सज़ा मिल गई, कोई बात नहीं। जो आदमी करता है वो उसको भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारा ये मानना है। और आप तो खैर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं, हर एक धर्म का आपको ज्ञान है, हर एक ग्रंथ का ज्ञान है। देखिए, ये कहा जाता है, ये सबको पता है, सारे हिंदुस्तान को पता है कि रावण से बड़ा कोई ज्ञानी, कोई पंडित नहीं हुआ उस दौर में, ना आज के दौर में, ना कोई होगा, जैसे हमारे ग्रंथ बताते हैं। अगर उसमें अहंकार नहीं होता तो सोचिए क्या होता। रावण को उसके अहंकार ने मारा है। सिद्धू साहब, शहरी बेटे, एक जेल में रहकर या जेल से बाहर जब आओगे, महाभारत अपने पास रखना। महाभारत एक अकेला वो ग्रंथ है जो बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। आपको ज़िंदगी में, अपनी अगली आने वाली ज़िंदगी में ये सीखना है भी आपको क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए महाभारत पढ़िए। महाभारत अकेला एक ग्रंथ है जो बताता है कि इंसान को ये नहीं करना चाहिए। आप में बहुत काबिलियत है, बहुत काबिलियत है, बहुत सलाहियत है। आप सूबे को, देश को एक नई डायरेक्शन दे सकते हो, लेकिन उसके लिए अपने आप पर ज़बर करना, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, ये बहुत लाजमी है। हम उस मालिक से, उस बाबा जी से, उस वाहेगुरु से ये दुआ करते हैं कि जेल में आप जितना भी वक्त रहें, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान लेके आएँ, और जब बाहर आएँ तो बहुत अच्छे इंसान बनकर आएँ, जिस पर हमें भी नाज हो, सारे पटियाले के नाज हो, सारे पंजाब को नाज हो। ये हमारी आपके लिए तहे दिल से दुआ है। अब दूसरी बड़ी खबर अभी जो हो के हमारे पंजाब से वाबस्ता है कि हमारा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक हिंदू जाट लीडर साहब, जो बहुत बड़े ख़ानदान से हैं, आप भी बहुत बड़ा नाम है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी में 50 साल से रहे। 50 साल एक घर में रहना, एक पार्टी में रहना, ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों। 50 साल कोई जहाँ भी रहता है वो उसका आदी हो जाता है। और 50 साल के बाद अगर कोई ये कहे कि मैं ये मकान छोड़कर नए मकान में चला जाऊंगा, ये पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा, उसकी आइडियोलॉजी अपना लूँगा, ये हो नहीं सकता। ये मुनासिब नहीं है, ये सच नहीं है, ये झूठ है, 100% झूठ है।
आपके साथ साहब हम बिल्कुल मानते हैं कि गलत हुआ, लेकिन ये भी तो देखिए भी पार्टी ने आपको क्या कुछ दिया। आप 3 बार एमएलए रहे, एमपी रहे, लीडर ऑफ द पार्टी रहे, तो ये कम थोड़ी है यार, बहुत है। आपके वालिद को कितना बड़ा दर्जा दिया था हिंदुस्तान में, स्पीकर थे हिंदुस्तान के। तो ठीक है, आपके इख्तलाफात हो गए, आपकी डिफरेंसेस आ गए पार्टी के साथ, पार्टी ने अच्छा नहीं किया हुआ, लेकिन 50 साल जो आपकी एक आदत बन चुकी है, जो आपका खून बन चुका है, जो आपकी जीन जो आपके अंदर समा चुका है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं मैं छोड़ दिया दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ आप हर स्टेज, हर लम्हा, हर मिनट उसके खिलाफ बोलते रहे, और वो पार्टी आज आप उसकी आइडियोलॉजी आप अपना लोगे, ये कोई नहीं मानेगा साहब। 5 साल बाद अगर कोई दूसरी पार्टी अपना ले, उसकी आइडियोलॉजी आप कोई अपना ले तो वो मानी जा सकती है, लेकिन 50 साल बाद नहीं सर। ये 100% मौका परस्ती है, खुदगर्जी है, और अच्छी बात नहीं है। नहीं बनी कोई बात नहीं यार, आ जाते घर, बहुत बड़ा, बहुत नाम है, बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत जागीर है, वहाँ लोगों की खिदमत करते। अब आप भी तो 70 साल के होने वाले हैं, तो 5 साल हैं, 10 साल हैं, 15 साल हैं, तो लोगों की खिदमत भी कर लो यार कभी। हमेशा पोस्टों के अब पार्टी आपको, वो पार्टी दूसरी पार्टी आपको क्या बना देगी, राज्यसभा भेज देगी या लोकसभा भेज देगी, उस क्या होगा उससे? 5 साल एक झंडी और लग जाएगी, हैं? तो ये आपने, जो आपका कद था, जो आपका रुतबा था, उसके साथ आपने शायद इंसाफ नहीं किया। हम ये मानते हैं कि ये आपका जो स्टेप था, जो आपने ये किया, वो यकीनन अच्छा नहीं किया, गलत किया। इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुंचेगा, ना सूबे को पहुंचेगा। खैर, हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है सर, उस सोच को तो कोई बदल नहीं सकता। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अच्छे इंसान हैं। हम एक दो मरतबा आपसे मिले हैं, क्योंकि मेरा कज़न जो था वो कुरुक्षेत्र में आपके साथ MBA में आपका कुलीग था, आपका क्लास फेलो था। उस वजह से 1-2 बार मिला हूँ। 1-2 बार यहाँ कैप्टन साहब के यहाँ आपका लंच था, तब भी हमें किसी ने बुलाया था, तब भी हम आपसे मिले थे और मुशायरे के बारे में आपको दावतनामा दिया था। चलिए, जहाँ भी हैं खुश रहिए, लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए था। हमें अफसोस है। अब हम फिर एक बार मान साहब को मुबारकबाद देंगे, जो पिछले हफ्ता, ये गुज़िश्ता हफ्ते की कार्रवाई के लिए, एक ही बात के लिए आपको मुबारकबाद है मान साहब। मान साहब मीन पंजाब के वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान। आपने जो किसानों की समस्या का जो हल किया है, वो बहुत बेहतरीन हल है सर। कोई कुछ भी कहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एजिटेशन रोका, आपने किसानों की एनर्जी वेस्ट होने से रोकी। 14 में से 12 या 11 जितनी भी हैं आपने डिमांड्स मान ली हैं जो आपके इख्तियार में थी। 1-2 आपने सेंटर को रेफ़र कर दी हैं, और इंशाल्लाह मेरे को लगता है कि सेंटर भी उस बात के लिए राज़ी हो जाएगा। तो ये कन्फ्रंटेशन सर अच्छी बात नहीं होती। किसी भी बात का हल वो बातचीत होती है, और बातचीत से ही हर चीज़ का हल निकलता है। ये आपने फ़िलहाल कर दिखाया है, और हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अगले जो आपके 4.25 साल पड़े हैं, उसमें भी जो छोटी मोटी जो ऐसी बातें होंगी, आप बातचीत से हल कर लेंगे। आप में काबिलियत नज़र आ रही है। आज हम जो मेन मुद्दे पे जिस पे हमने बात करनी है, वो बिजली महकमे से बात करनी है। हर एक शख्स के साथ अभी भी 75 साल की आज़ादी के बाद बिजली, पानी, हेल्थ, तालीम, एजुकेशन, ये सब अभी भी जुड़ा हुआ है। 75 साल हो गए हैं साहब। 75 साल के बाद भी हम इन बातों से ऊपर नहीं उठ पाए। ज़िंदगी वहीं सड़क के इर्द गिर्द, इलाज के इर्द गिर्द, तालीम के इर्द गिर्द घूम रही है। 75 साल के बाद भी इन बातों का हल नहीं निकला सर। अब देखिए, ये जो पावर महकमा है, इसको पहले PSC भी कहा जाता था, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फिर वो कुछ
ऐसे इंस्ट्रक्शंस आई सेंटर से कि इसको 2 यूटिलिटी में बना दिया गया, इसके दो विंग बना दिए गए, एक ट्रांसमिशन, एक है पावर कॉरपोरेशन। अब पावर कॉरपोरेशन में की एक सबसे अहम बात के लिए मैं आपका ध्यान चाहूँगा, आपके बिजली मंत्री जो क्या सरदार हरभजन सिंह ईटीओ साहब का, और आपका तो हर एक बात, मान साहब आपका तो हर एक बात से जिक्र होता है, क्योंकि कोई भी फैसला अगर कोई वज़ीर लेना चाहे तो आपकी मंजूरी के बिना वो फैसला नहीं ले जा सकता। ये अलग बात है, अभी आपका भी एक और बड़ा लीडर है जिससे आप भी शायद परमिशन प्रमोशन लेते होंगे, लेकिन पंजाब में आपकी मर्ज़ी के बिना कोई वज़ीर कुछ कर नहीं सकता। छोटी मोटी बातें कर सकते हैं, बड़ी बातें नहीं कर सकते। ये एक डेकोरम भी है और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए, उसमें एक पावर कॉरपोरेशन में लाइनमैन होते हैं, एएलएम और लाइनमैन, जो बिजली रिपेयर करते हैं नेचुरल वे में और नेचुरल वे में, मतलब जो एक मेंटेनेंस टाइम होता है जब लाइन मेंटेन करनी पड़ती है, एक जो एकदम फॉल्ट आ जाए उसमें भी, दोनों तरीक़ों से वो उनका काम होता है एएलएम और लाइनमैन का। वो 5-4 हज़ार के करीब होते हैं, उसमें से कुछ ज़्यादा सरकारी हैं, अभी कुछ गैर मतलब प्राइवेट ठेकेदार के भी हैं। अब ये जितने ईटीओ साहब, जितने ये बंदे काम करते हैं, अगर आप उनका बायोडाटा निकालें, वो सब के सब पिंडों से हैं, गाँव से हैं, रूरल से हैं, शहरों से एक भी नहीं। हाँ, एक आधा होगा जिनके वालिद मीन जिनके फादर बिजली बोर्ड में कोई माली है, कोई चपड़ासी है, उनके बच्चे शहरों वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी के आ गए आप समझ लीजिए। मतलब सारे बहुत गरीब तबके से हैं सारे। अब होता क्या है, हमने बायोडाटा, हमने वो कुछ रिकॉर्ड वगैरह लिए, तो होता क्या है, जो लाइन पे ये काम करते हैं वो गलती किसी की भी हो सकती है, जेई की भी हो सकती है, एसडीओ की हो सकती है, कुछ अपने आप भी हो जाती है, क्योंकि अभी सेफ्टी मेजर्स हमारे मुल्क में उतने नहीं आए जितने इन लोगों को मिलने चाहिए। कैप है, ग्लव्स हैं, बूट हैं, सीडी है, वो अभी नहीं मिलती। आप देख लीजिए लाइन पे काम करते हुए वो कैसे काम करते हैं बेचारे। साल में 20 से लेकर 25 तक हादसे होते हैं जब ये लोग, गरीब लोग लाइनों पे काम कर रहे हैं, तो कहीं वो लाइन चल पड़ती है गलती से, तो और वो उनको इलेक्ट्रिक, वो चाहे वो 33 kV हो, चाहे 60 kV हो, 132 kV हो, वो शॉक लगता है और शॉक से वो बिल्कुल झुलस जाते हैं सर। मैं इस महकमे में डॉक्टर रहा हूँ सर 32 साल, मैंने बदकिस्मती से कुछ ऐसे केस देखे हैं, आप देख नहीं सकते सर। जब शॉक लग के नीचे गिरते हैं तो उनको कितना उनका नुकसान हो जाता है, वो किस कदर ज़ख्मी हो जाते हैं सर, उठाना तक उनको मुश्किल हो जाता है सर। कहीं तो वहीं मर जाते हैं बेचारे, उस शॉक से दम तोड़ जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो मर गए वो तो ठीक है, जो कंपनसेशन है वो मिल जाती है उन बेचारों को, जो भी नॉर्म्स हैं बोर्ड के, कॉरपोरेशन के, वो मिल जाती है। बात हम उनकी कर रहे हैं जिनकी इंजरी हो जाती है, जो इनकैपेसिटेट हो जाते हैं काम करने के लिए, उनके इलाज के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। 3-4 केस मैं यहाँ पटियाले में ही जानता हूँ सर। होता क्या है, ये कहा है हमारे, आज भी बदकिस्मती से उन लोगों का इलाज नहीं हो रहा सर। सरकारी कहते हैं सरकारी सेक्टर में जाओ। वो एक पेशेंट मैं बताता हूँ, रतन चंद थे यहाँ रेस्ट हाउस में, उनका बेटा है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, पता कर लीजिए। तो पीजीआई में ले गए सर उसको, मुश्किल से 6 महीने तक पीजीआई वालों ने उनकी पट्टी तक नहीं की, क्योंकि सिफारिश नहीं थी सर। वहाँ भी वीआईपी कोटा है। अब ये गरीब आदमी का कहाँ वीआईपी कोटा होगा सर। 6 महीने वो जाते रहे, आते रहे, कभी कोई पट्टी कर दी, कभी दवाई लिख दी, और उसको एडमिट एक दिन नहीं किया। और उसकी स्किन ग्राफ्टिंग होनी थी, उसकी सर्जरी होनी थी। तो वो पता नहीं कितनी बुरे हालात में उन्होंने अपना घर बेचा, कुछ और किया। अब वो बड़ी मुश्किल से क्लचेस के सहारे चलने लगा है। 3 साल लग गए सर, और उसका खर्चा कम से कम 10 लाख हो चुका है आज तक, जो उसने अपना उसके गांव में एक मकान था वो बेचकर उसने किया है। मैं यहाँ तब मान साहब, ईटीओ साहब डॉक्टर था, मैंने यहाँ मेंबर फाइनेंस, चेयरमैन, सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश की कि सर ऐसे लोगों का इलाज, वो उनको कहो कि वो हिंदुस्तान के किसी अस्पताल में
जितने मर्जी 2 करोड़ 4 करोड़ जितना लगे करवाएं और उस पर कोई कट नहीं लगेगा। लेकिन सर आज तक ये ऐसा नहीं हुआ। क्या सर वो आदमी नहीं है? क्या उनको ज़िंदा रहने का हक नहीं है? बताइए। एक एमएलए अगर वो रूलिंग में भी है और वो रूलिंग के बाद भी अगर वो एमएलए नहीं भी रहता, वो और उसकी फैमिली को आज भी इख्तियार है सारे हिंदुस्तान में वो जहाँ चाहे जिस अस्पताल चाहे उसका इलाज विदाउट एनी कंसिडरेशन हो जाता है। ये लोग जो हमारे लिए मर रहे हैं, छोटे लोग, गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कहाँ जाएं सर? साल में अगर पावर कॉरपोरेशन का 20 लोगों का अगर 2 लाख 10 लाख 1-2 करोड़ रुपया लग भी जाए तो कितनी बड़ी बात है सर। तो मैं मान साहब और ईटीओ साहब आपसे ये उम्मीद करता हूँ, तवक्को करता हूँ कि अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है तो ये अभी आप यहाँ सीएमडी साहब बलदेव सिंह सराव साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, नेक आदमी हैं, उन्हें कहिए भी आज ही इसको अप्रूवल दें कि जो बिजली बोर्ड का लाइनमैन या एएलएम एक्सीडेंटली जो इंजर होएगा उसका 100% खर्चा पावर कॉरपोरेशन करेगा, और चाहे वो किसी भी अस्पताल में जितना महंगा हो वो करवाए, ये ज़रूर कीजिए। दूसरी बात एक और करनी थी ईटीओ साहब आपसे कि जैसे अभी पीछे एक फ़ैसला लिया है मान साहब आपने कि 2% रिजर्वेशन आपने पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों को आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पंजाब में जो भी कोई भर्ती होगी आपने 2% उनके लिए रिज़र्व किया है। बहुत अच्छी बात है सर, इसके लिए मैंने पहले आपको मुबारकबाद दी थी, अब फिर दे रहा हूँ सर। 25-26 साल पहले जब यहाँ बसंत साहब चेयरमैन हुआ करते थे, मेरे को याद है तब हम नए नए यहाँ आए थे, तब मैं रोपड़ थर्मल में था, इन अनंतपुर साइडल में था, तब ये फैसिलिटी यहाँ भी थी सर। मैं तरस के आधार वाली बात नहीं कर रहा, 2% यहाँ भी थी कि जो सर्विंग थे या रिटायरी थे उनके बच्चों को, चाहे वो क्लास सी हैं या डी हैं या ए हैं या बी हैं, इसकी कंसिडरेशन नहीं थी। सभी एम्प्लॉई चाहे एक वो लाइनमैन है, चाहे एक चीफ इंजीनियर है, उन सब के बच्चों के लिए 2% रिजर्वेशन थी जो भी पोस्टें पीएससीबी की रिक्रूटमेंट होती थी सर। ये लोग, मैंने जैसे अभी आपको बताया लाइनमैन के बारे में, ये लोग भी तो सर पुलिस वालों की तरह ही काम करते हैं, गर्मी सर्दी रात बारिश धूप कुछ नहीं देखते। और देखिए जब ये पावर थेफ्ट चेक करने जाते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं, कभी किसी गांव वालों ने पकड़ के इनको मार दिया, कभी बंद कर दिया, कभी इनकी जीप चला दी, कभी इनकी हाथापाई कर दी, तो इनकी ड्यूटी भी बहुत मुश्किल है सर। तो इन लोगों को आप इनका जो, मैं नई बात नहीं मांग रहा, पुरानी बात कर रहा हूँ, जो पहले था आप देख लीजिए कागज़ों में कई साल चला है, ये इनका हक है सर, इनको दीजिए 2% इमीडिएटली। मैं फिर कह रहा हूँ अगर मेरी बात आप तक पहुँचे या सीधी पहुँचे या इनडायरेक्ट पहुँचे, जब जैसे ही पहुँचे जब भी पहुँचे ये ज़रूर कीजिए। इससे बहुत बड़ा पावर सेक्टर में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका हौसला बढ़ेगा सर, और सरकार का उसमें कोई खर्चा नहीं होगा सर। सरकार की वो कहना पंजाबी में बल्ले बल्ले होगी, बल्कि बल्ले बल्ले करवा लो सर, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं सर थोड़ा। अब सबसे अहम बात जो है बिजली महकमे से जुड़ी हुई है वो है सब्सिडी की सर। एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात करता हूँ। सब्सिडी यहाँ हम कई तरह की दे रहे हैं, इंडस्ट्री को दे रहे हैं, जो बीपीएल है उनको दे रहे हैं, जो अभी 7 किलोवाट किया था चन्नी साहब ने, 7 किलोवाट तक का उनको दे रहे हैं। अभी 1 किलोवाट का आपने किया है, उसको भी अभी वो भी वर्कआउट हो रहा है, वो भी जुलाई से होगा, तो वो भी सब्सिडी है। और कुछ गौशाला को दे रहे हैं। तो टोटल मैंने पता किया है आज वो जो 1 किलोवाट को छोड़कर 2000 करोड़ की सब्सिडी बनती है, जो पंजाब सरकार को देनी चाहिए पावर कॉरपोरेशन को, क्योंकि पावर कॉरपोरेशन ऐसे इन सबको फ्री बिजली दे रहा है। ठीक है सर, लेकिन ये भी सच है सर, इसमें ना पुरानी सरकारों का कसूर है ना आपकी सरकार का कसूर है। 2100 या 2200 या 2500 करोड़ कोई सरकार कभी नहीं दे पाएगी, जो बिल्कुल सच है। अब होता क्या है, 2100 करोड़ था वो पिछले साल नहीं दिया, वो मतलब 1200 दे दिया, 1300 दे दिया, 700 रह गया, वो आगे कैरी ऑन हो गया, वो बढ़ता बढ़ता 3000 4000 5000 करोड़ हो जाता है।
बिल्कुल ठीक है ना जी ये। अब जब सरकार पावर कॉरपोरेशन को जो उसने चीज़ बनाई है पैसे खर्च के, सर बिजली मुफ्त नहीं बनती, बिजली मुफ्त नहीं बनती, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगती है। एम्प्लॉय 1,70,000 पेंशनर हैं, 35,000 रेगुलर एम्प्लॉई हैं। कोयले का रेट देख लीजिए, बाकी देख लीजिए, सब वो खर्चा, वो सब जब बिजली बनती है उसमें काउंट होता है ना सर, वो पर यूनिट उसमें ऐड होगा, तभी हम पावर कॉरपोरेशन अपने एम्प्लॉयज़ को पे और पेंशन दे पाएगी, तभी आम आवाम को वो बिजली दे पाएगी। तो ऊपर से मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनको मुफ्त बनती है। हाइड्रो एक सोर्स है उसमें जहाँ कॉस्ट कम है। थर्मल में तो कॉस्ट देखिए 6 रुपये 7 रुपये आ रही है। अब जैसे अब ये प्रॉब्लम आई है बिजली की, इस साल भी पिछले साल भी 13 रुपये 17 रुपये 18 रुपये 20 रुपये भी खरीदनी पड़ी है। तो एक चीज़ सर जो मैं 6 रुपये 7 रुपये खरीद रहा हूँ, दूसरे को मुफ्त कैसे दे सकता हूँ सर, और कितने दिन दे सकता हूँ। अगर मैं मुफ्त दूंगा तो कम से कम ये सोच लीजिए कि मैं 2 महीने बाद मेरा दिवाला निकल जाएगा और मैं सड़कों पे धक्के खा रहा हूँगा। तो यही पावर कॉरपोरेशन का हाल है बेचारी का। सब्सिडी सरकार दे नहीं पाती और दे सकती भी नहीं इतनी। तो ये कम से कम जो पावर कॉरपोरेशन में जो बिजली की कॉस्ट है उनको ऊपर 2 रुपये या 3 रुपये हाइड्रो की अलग है, थर्मल की अलग है, वो उतनी तो उनको दीजिए ना सर, ताकि वो जो 70,000 पेंशनर हैं, 30,000 रेगुलर एम्प्लॉई हैं, उनको मारना तो नहीं है। उनकी तनख्वाह कैसे आएगी, इसी सोर्स बिजली के सोर्स से आनी है। तो ये तो नहीं आप कह सकते 1 लाख लोगों को भी उनको भी नहर में उनको सबको डुबो दो। तो ये तो 1 लाख लोगों को नहर में डुबोने वाली बात है सर। और फिर देखिए सर, सब्सिडी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये मैडम भट्टल ने बिना, उस वक्त कोई डिमांड नहीं थी, मैडम भट्टल ने तब जो हमारे पंजाब की तब वज़ीर आला थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 5 एकड़ वालों को दी थी, सिर्फ 5 एकड़ वालों को। फिर तब भी डिमांड नहीं थी किसी की। आहिस्ता आहिस्ता वक्त निकला, कैप्टन साहब ने कोशिश की, उन्होंने कुछ मोटरों के ऊपर बिल लगाए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं थे। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सबको खोल दी, सबको फ्री कर दी एग्रीकल्चर में। अब देखिए सर, एक 5 एकड़ वाले की भी फ्री है, एक 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, 500 एकड़ है, 1000 एकड़ है, उसको भी फ्री है। तो कितना बड़ा जुल्म है यार ये। एक बात बताइए सर मान साहब कि 100 एकड़ जिसके पास है उसको क्यों फ्री दी जा रही है यार। और सच्चाई ये है, अगर आप माने मेरी बात, तो ये जो फ्री बिजली वाला कंसेप्ट है ये इसलिए ही लाया गया पंजाब में कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े अजगर हैं, बड़ी शार्क्स हैं, उनको फ़ायदा हो। 5 एकड़ वालों से के नीचे पास हो तो मैंने ये पता किया, टोटल पंजाब में 15 लाख ट्यूबवेल हैं सर। टोटल 15 लाख में से आप 5 एकड़ वालों को निकाल के देख लीजिए, उनके पास 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं निकलेंगे। ये सारे बड़े किसानों के पास हैं, किसी के 4 मोटर हैं, किसी की 6 हैं, किसी की 10 हैं। तो कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी है। क्या जो आपकी किसान SKF है, किसान मोर्चा, क्या ये कभी कहता है कि भी क्या वो नहीं चाहते? वो भी चाहते हैं कि छोटे किसानों को मिले, बड़ों को ना मिले। हो सकता है ये जो किसान मोर्चे वाले जो लीडर हैं 4-5, उनके पास भी 100-100 किले हो, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो भी ये नहीं चाहते भी जागीरदारों को ये फैसिलिटी दी जाए। दीजिए सर, ज़रूर दीजिए, लेकिन उनको दीजिए जिनको ज़रूरत है। ज़रूरत सिर्फ जो 5 एकड़ से नीचे हैं, 5 किले से नीचे हैं, उनको दीजिए। 5 एकड़ से जो ज़्यादा है उनको बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं होने वाला, कोई एजिटेशन नहीं होगा, थोड़ा सा धुआं उठेगा, वो बंद हो जाएगा। और ये जो फ्री वाली जो पावर हम दे रहे हैं एग्रीकल्चर को, वो सिर्फ पंजाब में ही अलामत है, हमारे हरियाणा और हिमाचल में नहीं है। क्या हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट नहीं है? वो भी उनका भी जो मेन सोर्स है, मेन इनकम है, एग्रीकल्चर है। उनका जो मेन कित्ता है, जो मेन प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर है। तो वहाँ फ्री नहीं है, यहाँ फ्री है हमारे। सर बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। छोटा किसान जिसके पास एक भी ट्यूबवेल नहीं है उसको तो मिल नहीं रही, क्योंकि उसके पास ट्यूबवेल ही नहीं है। बड़ा किसान, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप खुद किसान के बेटे हैं, आप किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं। बेशक शायद बाद में आप एक्टर उक्टर बन गए, लेकिन असली तो आप बेसिकली तो आप किसान ही हैं ना जी, पिंडू हैं ना जी। तो आप सब जानते हैं, क्या नाम लूँ यार, किन किन के नाम लूँ।
किन किन के नकाब उतारूँ मैं, सबको पता है। किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास 200 एकड़ है, हज़ार एकड़ वाले बैठे हैं। तो उनको क्यों दी जा रही है यार? किस लिए? क्या फ़ायदा हो रहा है? आप इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए मत सोचो। आप तो मान साहब इनकलाब जिंदाबाद कहते हो। इनकलाब जिंदाबाद ऐसे करने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये अगर आप ये मेरी गुजारिश कबूल करते हैं तो देखिए आप इतने पॉपुलर हो जाएंगे, इतने पॉपुलर हो जाएंगे, हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर कोई नेता हुआ ही नहीं होगा आज तक। क्योंकि सारा पंजाब ये चाहता है कि ये अलामत, ये बीमारी बंद की जाए। तो मेरी जो आज एक दो बातें मैंने की हैं सर, आप बिजली महकमे से उन पे गौर कीजिए। जो बिजली वाले जो किसान मेरी बात सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर मेरे एक क्लास फेलो हैं जो किसान मोर्चा के बहुत बड़े लीडर हैं, बड़े कद्दावर लीडर हैं, हम इकट्ठे पढ़े हैं, डॉक्टर हैं वो भी, उस शायद उन तक बात भी पहुँचे। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, दर्शन मैं आपका नाम ले रहा हूँ यार, मेरी बात दर्शन सोचना ज़रूर और उस पर कोशिश करना भी आपका किसान मोर्चा इस बात को उठाए और सरकार तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, ध्यान से रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए। खुदा हाफिज़।